जय हिंद टू एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपिक वाइज यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज में 1997 से 2025 तक यूपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे सीएसई हो, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, जितने भी एग्जाम हैं उन सारे एग्जाम के क्वेश्चन प्लस उसके ऑप्शन का भी एनालिसिस कर रहे हैं। और इस सीरीज में एक चीज़ और देखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन है उसको आप एलिमिनेशन टेक्निक उसमें कैसे लगा सकते हो, या फिर उसके ऑप्शन से कैसे आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हो, ये भी चीज़ समझते हैं। और अभी चल रहा है पॉलिटी। पॉलिटी जैसे ख़त्म होगा फिर शुरू करेंगे हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी। और एक चीज़ हम और सोच रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताना जो रेगुलर देखते हो उस वीडियो को। हम सोच रहे हैं संडे को ना सी सेट का ठीक है, जैसे ये टॉपिक वाइज है उसी तरह से जैसे नंबर सिस्टम है, ठीक है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इन सारे कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिससे बहुत बार यूपीएससी रिपीट करता है अपने कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन को। चाहे वो सीएसई हो, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, इन सारे एग्जाम के क्वेश्चन को अगर कर लोगे, अगर 10 साल 11 साल के क्वेश्चन को कर लोगे, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपका प्रीलिम्स में सीसेट में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मैथ में अगर जैसे 30 से 35 क्वेश्चन मैथ का पूछता है, तो आपका 20 से 25 क्वेश्चन को तो हम यहीं पे तैयार करवा देंगे, ठीक है, इसी सीरीज में तैयार करवा देंगे। तो आप लोग बताना कि इस संडे से क्या सीसेट का ऐसा कुछ प्रोग्राम रखें, या फिर इस पॉलिटी वाले इस पूरे सीरीज को ख़त्म करने के बाद ही सीसेट का भी ऐसा प्रोग्राम शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जैसा भी करना होगा आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे ना बहुत सारे क्वेश्चन लगे पड़े हैं। जैसे यहाँ से देखो ये सीएसई का है, ये जैसे ख़त्म होगा ना उसके बाद नेक्स्ट ईयर का शुरू करेंगे। अभी तो 2024 चल रहा है, जैसे 2024 ख़त्म होगा तो 2025, 26 तो अभी हुआ नहीं है, 2024, 23 ऐसे मतलब बैक गियर में जाते जाएंगे, 23, 21 ऐसे चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा, जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना। सीएपीएफ ख़त्म हुआ तो अब यहाँ से सीएसई शुरू होगा। अब ये जैसे ख़त्म होगा ना तो फिर सीडीएस शुरू होगा, फिर वो ख़त्म होगा तो एनडीए शुरू होगा। तो मतलब आपका जितने भी कॉन्सेप्ट जितने भी हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट एक बार रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन कहाँ से, पॉलिटी से। और पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत से पढ़ते हो, ठीक है। और जो बच्चे लक्ष्मीकांत से नहीं पढ़ते, कहीं से भी पढ़ते हो, अगर आप पीवाईक्यू का बार बार एनालिसिस देख रहे हो या फिर पीवाईक्यू खुद से भी कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन कितने ज़्यादा रिपीट होते हैं। अगर इस पर कमांड कर लोगे एक बार, और क्वेश्चन पे ही नहीं। अब यूपीएससी क्या करता है, जैसे देखो एक चीज़ बताते हैं। मान लो ये क्वेश्चन है तो अब यूपीएससी इसमें से किसी को ना उठा के नेक्स्ट ईयर सवाल बना देगा। तो हमको ये सब भी देखना होगा, और ये सारा चीज़ डिस्कशन मैं खुद करवा दूंगा इसी चैनल पर। तो आपको कहीं भी भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक भटकने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं भी किसी भी कोचिंग में, बड़े बड़े कोचिंग में पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। और आप लोग को ये पीडीएफ, ये जितने भी पीडीएफ हैं, ये जितने क्वेश्चन हैं, इस वाले चैनल पे मिल जाएंगे। ये अपना टेलीग्राम चैनल, ठीक है, इसी कोचिंग का ही है। वहाँ पे देखना बहुत सारे क्लास पड़े होंगे, पीडीएफ पड़े होंगे, सब कुछ वहीं पे है। तो आप एक बार देख लेना और नोटिफिकेशन इस चैनल का ऑन कर देना, ठीक है। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 से। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, पहले पढ़ो। सीएपीएफ का क्वेश्चन ये बोल रहा है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अधीन संघ या राज्य की सिविल सेवा का कोई सदस्य सेवा से विरुद्ध, विधि विरुद्ध पदच्युत, मतलब पदच्युत मतलब हो गया कि हटाना, पदच्युत किए जाने से संरक्षण मांग सकता है। और यहाँ पे ये सारे अनुच्छेद दे रखे हैं। अभी इसका आंसर तो देखेंगे, लेकिन हमको इन सारे अनुच्छेद के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता होनी चाहिए। क्या पता यूपीएससी अगली बार फिर से कुछ पूछ ले इन्हीं अनुच्छेद में से कुछ उठा के। और जो बच्चा यूपीएससी के पीवाईक्यू को नहीं क्या होगा, उसको लगेगा ये कहाँ से आया, जबकि यूपीएससी ने खुद ही हिंट दे दिया है। ये 4 अनुच्छेद दे के यूपीएससी ने हिंट दे दिया है कि इसको पढ़ के जाना अगली बार 2026 में जब एग्ज़ाम होगा, क्योंकि 25 का तो हो ही गया सीएसई का। तो यूपीएससी हिंट दे दिया है कि जब भी पढ़ के जाओगे, 5 साल 10 साल का पीवाईक्यू करोगे, तो इसको पढ़ लेना। तो चलो पहले इन चारों अनुच्छेद को डील करते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको मिटाते हैं, जस्ट वेट 1 मिनट, ठीक है, इसको मिटाते हैं और पहले सारे अनुच्छेद को बताते हैं, फिर इसके आंसर को देखेंगे, ठीक है। तो पहला अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 309। इसको अगर यहाँ पे हम लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 309। और आप लोग को ये हैंड नोट जो ये हम लिख रहे हैं, ये बिल्कुल एज इट इज ही मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। देखो इसमें क्या कहता है, यह अनुच्छेद विधायिका, ठीक है, किसको, विधायिका को, यहाँ पे अगर लिखो, यहाँ पे लिखो सांसद या
सांसद या राज्य का विधानमंडल जो है, राज्य विधानमंडल, सांसद या राज्य विधानमंडल ये शक्ति देता है, ठीक है, किसी राज्य के मामले पर, राज्य विधानमंडल को राज्य के मामले पर, सांसद को पूरा सेंट्रल लेवल पर ये शक्ति देता है कि किसी भी सार्वजनिक पदों पर, ठीक है, कोई सार्वजनिक पद है, जैसे आप लोग यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, ये सार्वजनिक पद, ठीक, किसी भी सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति या भर्ती की प्रक्रिया कैसे होगी, ठीक, उसका जितने भी पावर ये किसको मिलता है, सांसद या राज्य विधानमंडल। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 309 के तहत। इसमें यही कहा गया है कि जो लोग सरकारी नौकरी में नियुक्त होते हैं, जो लोग सरकारी नौकरी में नियुक्त होते हैं, तो उसकी नियुक्ति कैसे होगी, सेवा शर्त क्या होगा, ये सब किसको इसको पावर मिलता है, ठीक है, सांसद या राज्य विधानमंडल को। कौन से अनुच्छेद से, अनुच्छेद 309 से, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक। तो यहाँ पे देख लिया कि किस अनुच्छेद के तहत सांसद और राज्य विधानमंडल को शक्ति मिलता है सरकारी नौकरी या पदों पर नियम सेवा शर्त की नियुक्ति का शक्ति मिलता है, ठीक है, पर नियुक्ति या सेवा शर्त की शक्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 311। इस अनुच्छेद से और ज़्यादा कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, इस अनुच्छेद से इतना ही काम का है, और जो चीज़ काम का है बस वही को उसी को पढ़ना है, और उससे ज़्यादा किसी को भी टच मत करो, क्योंकि पढ़ने के लिए पूरा समुद्र है, आपको छोड़ना क्या है ये सोचो, ठीक है। देखो अनुच्छेद 1900 बोल रहे हैं, 311 क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति जो संघ के या मतलब संघ मतलब केंद्र या फिर राज्य के अधीन काम करता है, ठीक, या फिर सरकारी पद पे है, तो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है ये अनुच्छेद, उसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, ये जो लिखा हुआ है ना, यही चीज़ को थोड़ा क्लिष्ट बना के 2 लाइन बढ़ा के यूपीएससी घुमा के लिख दिया है कि इससे संरक्षण मांग सकता है। संरक्षण, ये देखो इस वाले लाइन को देखो, संरक्षण मांग सकता है मतलब सुरक्षा प्रदान करता है। यही बोल रहा है भारत के संविधान में निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अधीन संघ या राज्य की सिविल सेवा का कोई सदस्य सेवा से विधि विरुद्ध पदच्युत किए जाने, मतलब विधि के विरुद्ध अगर उसको हटा रहा है तो उससे संरक्षण प्राप्त हो सकता है। कौन से अनुच्छेद से, 311 से। अनुच्छेद 309 भी देख लिए, 311 देख लिए। अब देखते हैं अनुच्छेद 315 क्या कहता है। अगर इस वाले अनुच्छेद को देखो, और ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर कभी पूछेगा भी ना यूपीएससी तो अनुच्छेद 309 दे सकता है कि अनुच्छेद 309 में क्या है, सरकारी नौकरी वगैरह से संबंधित है। वहाँ पे दे देगा कोई कि राष्ट्रपति बिल पास कर सकता है कि नहीं। तो आपको पता होनी चाहिए कि अनुच्छेद 309 क्या बोल रहा है, 311 क्या बोल रहा है, और 315 को अगर देखें, देखो अनुच्छेद 315 क्या कहता है, ये जो संघ लोक सेवा आयोग है, ठीक, या फिर राज्य में देखोगे टीसीएस का जो पेपर होता है, हालांकि अनुच्छेद 315 का ना बहुत सारा सब क्लॉज भी है। अगर अनुच्छेद 315 को देखोगे तो इसके 5 सब क्लॉज हैं। अनुच्छेद 315 1 2 ऐसे करके इसका सब क्लॉज भी है, लेकिन उतना डीप में पढ़ने की ये सब अनुच्छेद कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अनुच्छेद 1 से लेके आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 50 तक बस यही याद होनी चाहिए, कंठस्थ मतलब मुंह पे होनी चाहिए। हालांकि आप अनुच्छेद पूरा भी याद कर लोगे तो कोई वो नहीं है कि आपको यूपीएससी आके मेडल दे देगा। जो ज़रूरी है वो बता रहे हैं कि अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 50 तक ये बहुत ज़्यादा वीवीआई है। अगर आपको याद ही करना है तो ये याद कर लो, ठीक है, 1 से लेके 50 तक। अनुच्छेद 315 के 5 सब क्लॉज, ये सब आप मत याद करो, ये सब टीचर के लिए ज़रूरी है, ठीक है। कोई बच्चा पूछ ले यहाँ पे क्या है तो उसको पता होनी चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे टीचर को ये भी याद नहीं रहता है। अगर देखोगे तो बहुत सारे अनुच्छेद मुझे भी याद नहीं है। हालांकि यहाँ पे देखोगे अनुच्छेद 315 क्या बोल रहा है, ये संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है, इस केंद्र में जैसे सेंट्रल में, और फिर क्या होता है स्टेट में, दोनों जगह पे अगर लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है। किससे संबंधित है, लोक सेवा आयोग की स्थापना, ठीक है, से संबंधित है। अब देखो अगर ये सी और एस जो लिखे हैं ना, सी मतलब सेंट्रल है, ठीक है, एस मतलब स्टेट है, या पूरा ही लिख दें आप लोग भूल जाओगे।
लिख देते हैं पूरा ही, छोटा छोटा इसलिए लिखते हैं कि जल्दी हो जाए, ठीक है। आप लोग यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट लिखें और देखो, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये नहीं कि 315 के सब क्लॉज एक में क्या है, दो में क्या है, ये सब मत करो। भले अगर पढ़ना ही है ना तो अनुच्छेद 91 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है, 90 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है, ये सब क्लॉज पढ़ो। ये मेंस में भी लिखोगे, ये प्रीलिम्स में भी काम आता है, ये ज़रूरी है ना कि ये ज़रूरी है, ठीक है, समझ गए। अब चलो चलते हैं अनुच्छेद, ये क्या बोल रहे हैं, अनुच्छेद 320 देखो। अनुच्छेद अगर 320 को देखोगे यहाँ पे, ये ठीक है ना, या नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जगह नहीं बचेगा, अब बच जानी चाहिए। देख, अनुच्छेद 320 कहता है कि संघ और राज्य में जो लोक सेवा का परीक्षा होता है, ठीक है, संघ और राज्य में लोक सेवा, ठीक, लोक सेवा आयोग का जो लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा होता है, तो उसकी रूपरेखा कैसी होगी, ठीक है, उसका डिजाइन स्ट्रक्चर कैसा होगा, संघ लोक सेवा आयोग या फिर राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, इसका जो पेपर हो, ठीक, वो कैसे होगा, उसका रूपरेखा कैसा होगा, ये सब को तय करता है कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 320, ठीक। इसमें और ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि इसमें भर्ती प्रक्रिया वगैरह भी होता है, तो बस इतना याद रखो। ये आपको ये पता होनी चाहिए कि अनुच्छेद 309, 10, 11 मतलब ये संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है, इधर वाला अनुच्छेद, ये राष्ट्रपति वगैरह से संबंधित नहीं है। बस इतना ध्यान रखना आपको ज़रूरी है कि अगर कभी आ जाए ऐसा, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये राष्ट्रपति प्रेसिडेंट से संबंधित नहीं है, ये कहाँ से संबंधित है, तो लोक सेवा आयोग वगैरह से संबंधित है। उसके बाद तो आप खुद ही एलिमिनेट कर दोगे। चलो, इस क्वेश्चन से हमने इतना कुछ सीखा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अच्छा इसका आंसर नहीं बताया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग खुद से बताओ। ये बोल रहा है विधि विरुद्ध अगर उसको पद से हटाएगा तो संरक्षण किससे प्राप्त होगा, कोई भी व्यक्ति को सुरक्षा प्राप्त होता है इस अनुच्छेद से, तो अनुच्छेद ये 311 हो जाएगा राइट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये भी पढ़ा करो, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। ये बोल रहा है भारत के संविधान के भाग 3 में, अभी पहले भाग 3 को समझते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। कीवर्ड पे एनालिसिस करते चलो, तभी आप कुछ आगे समझ पाओगे। यहाँ पे भी भाग 3 पूछ रहा है, यहाँ देखोगे यहाँ भी भाग 3 है, तो चलो पहले भाग 3 समझ लेते हैं, भाग 3 है क्या। देखो संविधान का अगर भाग 3 देखोगे, संविधान का भाग 3, तो इसमें स्पष्ट स्पष्ट कहा गया है कि अनुच्छेद 12 से जो 35 तक है ना, अनुच्छेद 12 से 35 तक इस भाग में ही कहा गया है कि अनुच्छेद 12 से 35 तक, कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35 तक, ठीक है। और फिर उधर 36 से 51 तक तो डीपीएस पे शुरू हो जाता है, 12 से लेके 35 तक, ये क्या है, ये आपका मूल अधिकार से संबंधित है। और ये कौन से अनुच्छेद में, तो ये 12 से 35 तक वो भाग 3 में, इतना तो आपने समझ लिया यहाँ से, ठीक। हर पॉइंट, जितने भी तो पॉइंट बता रहे हैं, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कोई भी पॉइंट से आप देखोगे बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकले हैं जो कि आपको लगेगा ये तो सर बताया ही है, डिस्कशन के टाइम पे ही बताएं, ठीक है। इसलिए बोलते हैं अपने कान को ना खरगोश की तरह खड़ा रखो, कोई भी यहाँ पे फालतू का बात नहीं करेंगे, जितने भी बात करेंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भारत के संविधान के भाग 3 में अंतर्विष्ट कुछ कुछ अधिकार केवल राज्य के लिए परिवर्तनीय है, ठीक है। देखते हैं अभी सबको देखते हैं, फिर क्या बोल रहा है, पहले ये पढ़ तो लो कथन को। फिर बोल रहा है भारत के संविधान के भाग 3 में अंतर्विष्ट कुछ अधिकार केवल नागरिक के पक्ष में। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, जो भी मूल अधिकार को पढ़े हों, ठीक, मूल अधिकार को, फंडामेंटल राइट को पढ़े हों, अब एक बात बताओ आप कि फंडामेंटल राइट जो हमारा है, कौन सा फंडामेंटल राइट इंडियन के लिए, जो सिर्फ इंडियन के लिए, और कौन सा फंडामेंटल राइट इंडियन प्लस फॉरेनर दोनों के लिए। आप लोग को अगर याद होगा इस वाले क्वेश्चन को ना कमेंट करना कि कौन सा आर्टिकल सिर्फ इंडियन के लिए है और कौन सा आर्टिकल इंडियन प्लस फॉरेनर दोनों के लिए, ठीक है, इसका कमेंट करना आप लोग। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भारत के संविधान के भाग 3 में अंतर्विष्ट कुछ अधिकार केवल राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए परिवर्तनीय है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, अनुच्छेद 12 से 35 तक में बहुत सारे फंडामेंटल राइट हैं हमारे, ठीक, और इतने फंडामेंटल राइट में कुछ अधिकार तो ऐसे होंगे ना केवल राज्य के लिए परिवर्तनीय होंगे कि राज्य ये नहीं कर सकता है, राज्य वो नहीं कर सकता है।
भले आपको अगर अभी तुरंत बताए थे हम कि आप कौन सा अनुच्छेद याद रखना है, आपको 1 से लेके अनुच्छेद 50 तक याद रखना है। अब देखो ये अनुच्छेद कहाँ पे आ रहा है, इसी के अंदर आ रहा है ना, इसलिए बोले थे कि ये सारे अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे सारे बच्चे को तो सब अनुच्छेद याद हो नहीं सकता है, लेकिन एक चीज़ तो उसको पता हो सकता है कि अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में है, और भाग 3 में बहुत सारे अधिकार होंगे, उसमें से कुछ अधिकार ऐसे होंगे जो केवल राज्य के लिए होगा कि राज्य ये नहीं कर सकता है। मान लो राज्य के लिए होगा कि राज्य ये नहीं कर सकता है, फिर कुछ अधिकार होगा कि राज्य ये सब कर सकता है। तो वही बोल रहा है भारत संविधान के भाग 3 में अंतर्विष्ट कुछ अधिकार केवल राज्य के लिए परिवर्तनीय है, मतलब सिर्फ वो राज्य के लिए होगा। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से क्या बोल रहा है, अब जब यहाँ से 12 से 35 तक पढ़ोगे तो सारे अनुच्छेद प्लस उसके सब क्लॉज भी हैं, जैसे अनुच्छेद 90 है उसके सब क्लॉज है, अनुच्छेद 16 है उसके सब क्लॉज हैं, तो सारे अनुच्छेद का सब क्लॉज भी है। उसमें देखोगे अनुच्छेद 15 इसके भी सब क्लॉज है। उसमें जब पढ़ोगे ना तब पता चलेगा कि राज्य के लिए कौन सा परिवर्तनीय है और कौन सा परिवर्तनीय नहीं है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भारत के संविधान के भाग 3 में अंतर्विष्ट कुछ अधिकार केवल नागरिक के पक्ष में, नागरिक जो भारत का नागरिक है, जो इंडियन सिविलियन है, वो क्या है, वो इसके लिए बोल रहा है भारत के संविधान के भाग 3 में अंतर्विष्ट कुछ अधिकार केवल नागरिक के पक्ष में हो। तो बिल्कुल कुछ अधिकार ऐसे हैं, जब आप पढ़ोगे इन सारे को तब आपको पता चलेगा बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं। ठीक, वो सिर्फ किसके लिए है। मैं अगर यहाँ पे कुछ बताना चाहूँ तो आप लोग ध्यान रखना कि बहुत कम ही ऐसे अधिकार हैं, 4 या 5 अधिकार जो कि विदेशी को भी दिया गया है, विदेशी को भी, और इसके साथ साथ इंडियन जो है हमारे। चलो मैं इसको ना बता ही देता हूँ कौन कौन सा अधिकार है, हालांकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। फिर मैं एक बार ना कंप्लीट ही कर देता हूँ कि कौन सा अधिकार इंडिया को, इंडियन में जो भी सिविलियन है उसको दिया गया है और कौन सा अधिकार विदेशी को दिया गया है। यहाँ से पहले इसको इरेज करते हैं और देखो भारतीय को जो अधिकार मिला है, यहाँ से 12 से 35 तक में, यहाँ पे देखोगे भारतीय को मिला अधिकार, यहाँ पे लिख देते हैं भारतीय नागरिक, ठीक है, को मिला अधिकार। ये अधिकार है, अगर पूरा लिखें तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, मैं सोचता हूँ टाइम बचा लूँ। तो भारतीय नागरिक को जो अधिकार मिला है वो है अनुच्छेद, अनुच्छेद 1 तो पहला है 15, इसको यहाँ पे लिख दें क्या, यहाँ पे थोड़ा सा जगह ज़्यादा है, यहाँ पे लिख दें अनुच्छेद 15, यहाँ से लिखते हैं अनुच्छेद 15 पहला जो मिला है। उसके बाद देखो जैसे बता रहे हैं ना, इसको ध्यान रखना, 15 के बाद डायरेक्ट 16, ठीक, उसके बाद बीच में ना 17 और 18 गायब है, उसके बाद डायरेक्ट मिला है 19, अनुच्छेद 19 जो कि सिर्फ भारतीय नागरिक को मिला है। ये भी ध्यान रखना कि ऊपर क्या लिखा है, ये भारतीय नागरिक को मिला है और ये अधिकार जो है ना भारतीय के अलावा फॉरेनर को नहीं है। तो अनुच्छेद 19, उसके बाद 29 और 30। तो आप एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ से दोनों जोड़ा है और शुरू में दो जोड़ा है, ठीक है, 15-16 से शुरू हुए, मतलब 15 के बाद लगातार जो क्रमागत है 16, उसके बाद 29 के बाद डायरेक्ट 17, बीच, सॉरी 29 के बाद 30 है, 17 पढ़ रहे हैं, और बीच में क्या है 19 है। तो इसको ध्यान रखना कि 19 को छोड़ के, सॉरी 19 को छोड़ना नहीं है, याद करते टाइम कि 15-16 के बाद 19 को याद रखना, उसके बाद डायरेक्ट 29 और 30, ठीक है। तो ये 5 अधिकार, ये 5 राइट है जो कि सिर्फ इंडियन को मिला है, ठीक है। अब देखो इसके बारे में ना थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, हालांकि जब आप पॉलिटी का बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे ये सारे राइट्स को फिर से पढ़ोगे, ठीक है, ये सारे राइट को पढ़ोगे बेहतर तरीके से। यहाँ पे हालांकि थोड़ा थोड़ा हम वर्णन कर देते हैं। यहाँ पे देखो अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 15 देखोगे धर्म, नस्ल, जाति, ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर, और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है, ठीक है, के आधार पर भेदभाव को क्या करता है, तो रोकता है। अब देखो फिर अनुच्छेद 16 देखोगे, हालांकि इसके सब क्लॉज बिगड़े भी हैं, तो वो आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे
या फिर किसी टीचर से पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको डिटेल से ये सब पढ़ाया जाए। अगर यहाँ पे अगर ये सब पढ़ाएंगे ना तो अभी 2-3 घंटे इसी में चला जाएगा, डीप इतने हैं, इतने आर्टिकल हैं इसमें। ठीक। अब देखो अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता होगी। ठीक। सार्वजनिक सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता होगी। अब देखो अनुच्छेद 19 क्या कहता है, ये पता है, आप सबको पता होगा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है ये अनुच्छेद। क्या करता है ये? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। और उसके बाद एक काम और करता है, सभा संघ ये सब बनाने का। ठीक है, वो जब इसके सब क्लॉज को पढ़ोगे फिर पता चलेगा। इसके सब क्लॉज में सारे कुछ वर्णन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर सभा संघ, ठीक है, आंदोलन, निवास, ठीक है, या फिर कोई पेशा है उसको अपनाने की स्वतंत्रता देता है ये। ठीक है, अनुच्छेद 19। अब देखो अनुच्छेद 29 क्या कहते हैं, अगर इसको देखोगे तो अनुच्छेद क्या है 29, अल्पसंख्यक की भाषा। अल्पसंख्यक, और एक चीज़ नोटिस करना है, यहाँ से स्टार पॉइंट बना के यहाँ पे बता देते हैं, अल्पसंख्यक को ना संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अगर आ जाए एग्जाम में कभी भी अल्पसंख्यक को संविधान में परिभाषित किया है तो वो गलत हो जाएगा। और संविधान, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि संविधान इतने बड़े बुक, बहुत बड़ा बुक है, उसमें अगर हर एक चीज़ को परिभाषित करते रहे तो संविधान और भी ज़्यादा बड़ा बुक हो जाएगा। इसलिए संविधान में अगर कुछ आए ना कि संविधान में इसको परिभाषित किया गया है, इसको परिभाषित नहीं किया गया है, अगर आपको नहीं याद है, मान लो आपको क्वेश्चन वो वाला अटेम्प्ट करना ही है पेपर में और आपको ये याद है कि ये याद है ही नहीं कि संविधान में इसको परिभाषित किया है या नहीं किया है, तो हमेशा ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन छोड़ के आने से बेटर है उसको ध्यान रखना कि नहीं ही किया है, यही मान लेना। ठीक है, ये 90% केस में सही हो जाएगा, इसलिए बता रहे हैं। अभी जब आपको बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे तो वहाँ पे बहुत जगह पे ये आएगा कि ये चीज़ संविधान में परिभाषित है और वो हो जाएगा गलत, क्योंकि संविधान बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्स है और हर चीज़ को संविधान में परिभाषित करना पॉसिबल नहीं है। और ये सब चीज़ ना, ये सारे नॉलेज का कैसे आया, ये सारे नॉलेज PYQ को जब आप सोल्व करोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि PYQ क्या क्या बोलता है। इसलिए बोलते हैं PYQ को देखो। और जितने भी टॉपर हैं वो भी क्या सजेस्ट करते हैं कि कुछ भी करने से पहले ना PYQ को देखो, और PYQ को ही देख रहे हैं, रैंडम मॉक टेस्ट देखने से बेहतर है। अब देखो अनुच्छेद 29 में क्या बोल रहा है कि अल्पसंख्यक जो भी, अल्पसंख्यक की भाषा लिपि, अल्पसंख्यक की, पेन का कलर चेंज, की भाषा लिपि और संस्कृति की रक्षा करके, उनके हितों की रक्षा करके, अल्पसंख्यक की भाषा लिपि और उसकी संस्कृति की रक्षा करना। ठीक है, अब एक अनुच्छेद बच रखा है, अनुच्छेद 30, तो इसको भी देख लेते हैं। आर्टिकल 30 क्या बोल रहा है, हालांकि ये थोड़ा सा ना हमको सही से पहले ही लिखना चाहिए था, आर्टिकल 15-16 ऐसे लाइन से, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब लिखेंगे उसको ध्यान से लिखेंगे, आप लोग ध्यान रखें। आर्टिकल 30 क्या कह रहा है, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यकों की भाषा, ठीक है, लिपि और संस्कृति की रक्षा, तो ये अनुच्छेद 29 में ही हो गया। अनुच्छेद 30 कह रहा है अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, ये भाषा नहीं, ये भाषा तो ऊपर में ही था, शैक्षणिक संस्थान, और ये सब चीज़ आप पढ़ोगे लक्ष्मीकांत में फिर से, शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का सुविधा देता है, स्थापित करने का, और उसका प्रशासन करने का अधिकार देता है, और उसका प्रशासन मतलब देख रेख करने का अधिकार देता है।
इस वाले आर्टिकल से इतना कुछ इस वाले क्वेश्चन से भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा सा ना लेंदी हो गया, लेंदी एज द सेंस में कि जिधर तिधर लिख दिए हैं। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन का डिस्कशन के लिए ना जगह ही नहीं बचा, होगा तो इसको मिटा देना। ठीक है, इसको आर्टिकल 30 वाले को मिटा देते हैं। ठीक है, बाकी सब है ही, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन के लिए ना फिर जगह ही नहीं बचेगा। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि संविधान के भाग 3 कुछ अधिकार केवल राज्य के लिए प्राप्त हो। अब यहाँ पे देखो ये सारे आर्टिकल तो इंडियन के लिए थे। अब कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो फॉरेनर के लिए भी हैं, तो यहाँ पे लिख लो कि विदेशी को प्राप्त, विदेशी को यहीं पे लिख लो और जस्ट एक लाइन में लिखा देते हैं। जस्ट वेट, यहाँ पे लिख देते हैं विदेशी को प्राप्त अनुच्छेद। ठीक है, ये जितने भी अनुच्छेद हैं वो विदेशी को कौन कौन से अनुच्छेद प्राप्त हैं उसको इसमें लिख। देखो पहला तो अनुच्छेद, अनुच्छेद कौन सा है, 14, जो कि विदेशी को भी मिला है। और अनुच्छेद क्या कहता है कि अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष सब समान है, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष क्या है, समानता। ठीक है, अब देखोगे दूसरा अनुच्छेद जो विदेशी को मिला है वो अनुच्छेद 20, आर्टिकल 20। और आर्टिकल 20 क्या कह रहा है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। ठीक है, अपराध के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, सिद्धि से संरक्षण। अब ये सब आर्टिकल को ना पढ़ना जाके लक्ष्मीकांत में, ठीक है, बेटर समझ में आएगा उनको। उसके बाद एक आर्टिकल है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण देता है, आर्टिकल 21। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 22, ये इतने अनुच्छेद किसको प्राप्त है, ये विदेशी को प्राप्त है। आर्टिकल 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण, गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण देता है। आर्टिकल 21 के बारे में नहीं लिखे, यहाँ पे लिख लो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, जीवन और, हालांकि ये गौज पौज हो गया यहाँ पे, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से ना हम इसको सही से लिखेंगे ताकि आप लोग को पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतना कुछ सीखे और इसका ये हो जाएगा आंसर राइट। ये बोल रहा है भारत के संविधान के भाग 3 में केवल अंतर्विष्ट कुछ अधिकार केवल नागरिक के पक्ष में परिवर्तनीय। अभी तुरंत बताएं कौन सा अधिकार है, यहाँ पे देखो ये सारे अधिकार जो नागरिक के लिए, यही सारा अधिकार है, तो बिल्कुल ये वाला राइट है। फिर यहाँ पे बोल रहा है भारत के संविधान के भाग 3 में अंतर्विष्ट कुछ अधिकार राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए परिवर्तनीय है। जब ये पूरा फंडामेंटल आर्टिकल पढ़ोगे तब पता चलेगा आपको कि कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए, ये भी राइट हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन सी कैसे होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे आयोग दे रखा है, तब कोठारी आयोग, सतीश चंद्र आयोग, पीसी होता आयोग, ठीक है, और ये वाला अलग आयोग सब, ये सारे आयोग वीवीआई हैं, वीवीआई। यहाँ से सीडीएस में, सीएपीएफ में तो ये अभी है ही, सीएपीएफ का ही चल रहा है। सीएससी में भी क्वेश्चन पूछ लिया है, सीएससी ने भी। ये चारों आयोग ना मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से कान खोल के सुनो। ठीक है, अब देखो पहले इस क्वेश्चन का आंसर बाद में देखेंगे और पहले शुरू करते हैं कोठारी आयोग से। कोठारी आयोग है क्या, तो यहाँ पे पहले बनाते हैं, इधर लिख लेते हैं कोठारी आयोग। ठीक है, और आप लोग उम्मीद है सुन रहे होंगे, आप लोग जो कमेंट करते हो ना उसी से मुझे शक्ति मिलती है इतनी पढ़ाने की, वरना मैं कहाँ इतना घंटा क्लास ले पाता। बहुत पूरा दिन थकने के बाद में, पूरा दिन क्लास लेने के बाद लास्ट में आखिरी बैच बचता है आप लोग का यूट्यूब के लिए, और ये 2-3 घंटे हम फैमिली के टाइम को कटौती करके आप लोग को पढ़ा रहे हैं। देखो कोठारी आयोग क्या कहता है कि राष्ट्र शिक्षा नीति, ठीक है, राष्ट्र शिक्षा नीति की वकालत करता है। हालांकि देखो इसके सारे पॉइंट को ना हम दिखा देंगे अच्छे से ना, अगर डील कर लोगे कोठारी आयोग को तो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होगा कोठारी आयोग से ये सब कुछ हमने पढ़ रखा है। पहला यहाँ पे नोट कराता हूँ। देखो कोठारी आयोग को सबसे पहले क्या
किस नाम से और जाना जाता है, अगर हाँ कोई पूछ ले या फिर पेपर में ही आ जाए तो कोठारी आयोग को एक और नाम से जाना जाता है, भारतीय शिक्षा आयोग। ठीक है, शिक्षा आयोग। अगर आ जाए कहीं पे कोठारी आयोग के बदले भारतीय शिक्षा आयोग तो आपको ध्यान होनी चाहिए कि ये यही है। और ये आया कब था, 1964 से। हालांकि डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये डेट है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना ये इम्पोर्टेंट है। कोठारी आयोग को और किस नाम से जानते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और देखो जब मैं पढ़ाई करता था मैं कैसे नोट बनाता था मैं बताता हूँ। जैसे ये कोठारी आयोग है, अगर यहाँ पे हम फिर से लिखें तो हम बताते हैं कैसे नोट बनाता था। और उसी तरह से आप लोग भी जो कॉपी में खुद से नोट बना रहे हो तो मतलब वो बहुत अच्छा कर रहे हो जो इस वाले नोट को लोगे, कोई बात नहीं है, ये वाले नोट भी आप ही को मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक कोठारी आयोग है, ठीक है, इसको पहले ऐसे कर दो। इससे होगा क्या कि सारा पॉइंट एक ही जगह पे आपका एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ से एक लाइन ऐसा खींच दो। अब जो भी लिखोगे ना यहाँ से लिखते जाओ। पहला यहाँ पे क्या है, अभी तुरंत बताया, इसको और किस नाम से जानते थे, इसका मतलब आधिकारिक नाम था क्या, भारतीय शिक्षा आयोग। ठीक, ये इसका टाइम पीरियड क्या था, समय 1964 से 1966। ठीक है, 64 से 66 लिख दिए तो समझ जाना कि 1966 ही है। ठीक, अब देखो इसमें हुआ क्या था, इसका मुख्य मुख्य अगर काम देखोगे तो दूसरे पॉइंट पे इसने राष्ट्र शिक्षा नीति, जो राष्ट्र शिक्षा नीति की अनुशंसा की थी, उसका बोला था, ये परामर्श दिया था कि इसको लागू करो। ठीक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा नीति का वकालत। ठीक, कोठारी आयोग से ये दो पॉइंट तो यहीं पे ध्यान आ गया। और इसका संरचना, ये जो राष्ट्र शिक्षा नीति था इसका संरचना कैसे, स्ट्रक्चर, तो ये बोला कि 10 होनी चाहिए, 10+2। ठीक है, जिसको आप पहले मतलब बचपन से लेके 10th क्लास तक पढ़ते हो, उसके बाद 11 12 करते हो, उसके बाद ऑनर्स में 3 साल। तो ये कोठारी आयोग का यही संरचना था। ठीक है, समझ में आ गया क्या, कोठारी आयोग का संरचना क्या था, 10+2+3, यही संरचना था कि पहला 10 वर्ष तक मतलब प्राथमिक माध्यमिक ऐसे करके पढ़ोगे, उसके बाद +2 में जाओगे, फिर उसके बाद ऑनर्स पेपर करोगे। तो यही पाठ्यक्रम का यही था। तो कोठारी आयोग से आपने इतने सारे पॉइंट को देख लिया। ठीक, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सतीश चंद्र आयोग। सतीश चंद्र आयोग यहाँ पे लिख लो, सतीश चंद्र आयोग। सतीश चंद्र आयोग क्या कहते हैं, फिर इसको भी ऐसे बना के तो पढ़ाई करते रहो यार, पढ़ने में ना बहुत मज़ा आता है सही में। अगर पढ़ने में आपका दिल लग गया ना फिर कहीं पे दिल नहीं लगेगा। अभी जो एक युवा जनरेशन का चलते रहता है उधर से बचो। ठीक है, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उससे बचो, पढ़ाई करो। तो सतीश चंद्र आयोग क्या कहता है, ये जो आप पढ़ाई कर रहे हो ना अभी, तो इसी का ये बोला था कि सिविल सेवा परीक्षा, सिविल सेवा सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली की समीक्षा के लिए इस सतीश चंद्र आयोग को बनाया गया था। ठीक है, किसके लिए बनाया गया था, सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली की समीक्षा के लिए बनाया गया। बस यही एक पॉइंट ध्यान रखो, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, वो कोई काम का है नहीं तो उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। अब देखो ये क्या बोल रहा है, पीसी होता समिति, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो होता समिति। अच्छा आप लोग सही बताना कि आप लोग पीवाईक्यू करने से पहले इतने डिटेल से कभी आपने खुद से पढ़ाई करी थी, खुद से कमेंट करके ना, ये खुद वो कमेंट करके बताना। ठीक है, तभी तो पता चलेगा ना कि पीवाईक्यू अगर मैं करवा रहा हूँ तो उसमें क्या अंतर है, और आप खुद से करोगे या फिर कोई बुक है तो उससे करोगे तो क्या अंतर है। यहाँ पे मैं एक एक जितने भी टॉपिक हैं हर एक टॉपिक प्लस कीवर्ड को भी एनालिसिस करूँगा, जो कि ये चीज़ बुक में नहीं है।
अगर वो डायरेक्ट आंसर पे आता है, एक का बी, दो का सी, तो ऐसे काम नहीं चलता है ना। अभी यूपीएससी अपना पैटर्न बदल लिया। मान लो कि यूपीएससी कोठारी आयोग से तो क्वेश्चन पूछेगा, तो फिर हो सकता है सतीश चंद्र आयोग से भी क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि यूपीएससी ने हिंट्स दे रखा है, इसको भी पढ़ो, इसको भी पढ़ो। लेकिन जो किताब छापता है या फिर जो यहाँ पे कोर्स बेचने के लिए आता है, वो क्या करता है, बस इसका जो राइट आंसर है उसी को डिस्कशन कर देगा, हो गया, आगे निकल जाएगा, ठीक है। उसको इतना नहीं पढ़ाए कि सारे को पढ़ाएगा, जल्दी जल्दी पढ़ाएगा, दूसरा कोर्स फिर बेचेगा, दूसरा कोर्स ख़त्म करके। और मेरे साथ ये कोई सिस्टम नहीं है। मैं आप लोग को एज ए बड़े भाई की तरह पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बोलता हूँ ध्यान से पढ़ो, मन से पढ़ो। एक बार में अगर सिलेक्शन लेना है ना, प्रीलिम्स एक बार में पास करना है, तो जितने भी सीरीज करवा रहे हैं, चाहे वो PYQ का हो या फिर CSET का हो, अभी CSET का भी सीरीज आएगा, सारी सीरीज को बस फॉलो कर लो एक बार। और उसके बाद जब 2026-27 कभी भी जब पेपर लिखने बैठोगे ना, फिर आपको पता चलेगा। तभी भैया ने पढ़ाई करवाए थे ना, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाए थे, ठीक है। और मुझे अभी फ़िलहाल में किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं, भगवान की दया से सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है। और जब भी ऐसा कुछ होगा ना, अभी तो हम ये स्टार्टिंग फेज पे है, अभी अपना चैनल बिल्कुल नया है, और अभी जितने भी हमारे भाई बहन हैं, बस कमेंट वमेंट करते रहो, ठीक है। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ये नहीं कि मतलब मैं कभी बोलता नहीं हूँ कि शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये सब ठीक है, करना है कर देना, नहीं करना है तो यार उससे ना वीडियो की रीच बढ़ती है, यही है, और कुछ नहीं है कि आप लाइक करोगे तो पैसे मिलने लगे हैं। उससे वीडियो की रीच बढ़ती है, दूसरे बच्चे तक भी वो वीडियो पहुंचता है, बस इतना ही वो सुविधा होता है। अगर आपको लगता है कि अगर ये पढ़ा रहे हैं तो अच्छा, भैया पढ़ा रहे हैं तो समझ में आ रहा है, तो उसको लाइक कर दो। बहुत बच्चे, अगर जैसे मान लो कि 200 बच्चे ने वीडियो देखा, उसमें से 2 बच्चे 3 बच्चे लाइक कर दो, तो यार इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा लाइक वाइक कर दिया करो, ठीक है। चलो, और इस सब से भी ज़्यादा ज़रूरी है आप पढ़ाई करो, ठीक है। लाइक वाइक अगर भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप पढ़ाई कर लिया करो। देखो होता समिति क्या है ना, ये भी आपके सिविल सेवा, ठीक है, ये भी सिविल सेवा के सुधार से ही आया था, और ये 2004 में आया था। कब आया था? 2004 में आया था। और ये था किससे संबंधित? ये था सिविल सेवा। आप लोग जो जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवा के लिए सुधार की सिफारिश किया था के लिए। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं इसके, उतना नहीं पढ़ना है, बस इतना ध्यान रखना कि ये 2000, हालांकि ये भी याद नहीं रखोगे तो चलेगा, बस ये याद रखो कि ये किस लिए आया था, सिविल सेवा के सुधार से। ये भी आया था सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली से, सतीश चंद्र। और जैसे अगर नहीं ऐसे याद होता है ना, तो यही याद कर लो कि भैया बोलते हैं कि होता नहीं याद होता है, ठीक है। तो इतना ही याद रख लो ना, होता समिति सिविल सेवा परीक्षा से, ठीक है। अब देखो फिर क्या है, वाई के अलग समिति, और इस पे ना हम 5 स्टार दे देते हैं, ठीक है। अभी तक तो किसी पे 5 स्टार नहीं दिए थे, इस पे दे देते हैं 5 स्टार, क्योंकि ये ना आपको मेंस में भी काम आएगा। ये जब पढ़ोगे आप, मेंस पढ़ोगे, या फिर अगर मेरे पास टाइम बचेगा, मैं अगर क्लास लूँगा इस चैनल पे तो ठीक है, अगर यहाँ पे क्लास नहीं लूँगा तो किसी चैनल पे क्लास नहीं लूँगा। मैंने ये चीज़ सोचा है, देखो कहाँ तक इम्प्लीमेंट हो सकता है। देखो, एक तो ये इम्पोर्टेंट है, और ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या बोल रहा है, प्रो वाई के अलग समिति, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे लिखो पहला नंबर, प्रोफेसर वाई के अलग समिति। इतना लिखने से बेटर है लिख दो अलग समिति, बराबर क्या। अब देखो ये अलग समिति क्या था, ये गरीबी रेखा जो इंडिया में देखोगे, गरीबी रेखा, तो यहाँ पे अगर लिखोगे, ये गरीबी रेखा का माप करने के लिए आया था, ठीक है। गरीबी रेखा का सटीक माप, ठीक है, और व्यापक तरीके से जो माप हो, सटीक और व्यापक तरीके से माप से संबंधित था, ठीक है, अलग समिति। अब ये आया कब था, तो अगर कभी आ जाए ना, देखना आप CDS में क्वेश्चन एक बार ना अरेंज करने के लिए दे दिया है, तो अगर इसका समय देखोगे, समय टाइम पीरियड, हालांकि टाइम मत रटना कोई भी प्लीज़, अगर ध्यान रह जाता है तो ठीक है, रटने मत बैठ जाना, क्योंकि यूपीएससी ये टाइम वाइम पूछता नहीं है उतना। तो उसका समय कितना है, 1977, ठीक है। और ये क्या कहा था अलग समिति कि ग्रामीण जो है, जो गांव में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, उसके लिए 2400 कैलोरी ज़रूरत है, ठीक है। कितना
कितने कैलोरी की ज़रूरत है उसके लिए? 2400 कैलोरी। जो भी ग्रामीण क्षेत्र में, उसके लिए इन्होंने बताया कि 2400 कैलोरी आवश्यक है, ठीक है। और जो शहर क्षेत्र में, जो शहर क्षेत्र में, यहाँ से हम बात जस्ट ये तो ग्रामीण क्षेत्र होगी, तो यहाँ पे देखो शहरी क्षेत्र में जो है उसके लिए 2100 कैलोरी। ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज़ ना पूछा है क्वेश्चन में, इसलिए बोल रहे हैं। और जैसे ही आप PYQ को करते जाओगे आपका ब्रेन खुलता जाएगा, ठीक है। फिर आपको कोई मॉक टेस्ट वाले अपने जाल में, कोचिंग वाले अपने जाल में नहीं फंसाएगा, क्योंकि आपको नॉलेज हो चुका होगा। ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितना कैलोरी का आवश्यकता बताया था, बताओ मेरे साथ बोलो। 2400 कैलोरी। और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी, ठीक है। और अलग समिति ये ग्रामीण रेखा का सटीक माप और व्यापक तरीके से माप से संबंधित था, ठीक है। इतना कुछ ध्यान रखो। अब चलते हैं इसके आंसर पे। अब आंसर पे जाने से पहले इतना कुछ डिस्कशन कर लिए, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो सूची दिया है और इधर सिविल सेवा परीक्षा में सुझाया गया सुधार दिया है, इसी में बोल रहा है इसका मिलान करो कौन सा सही है। क्या आप लोग इसको बना सकते हो, इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, या फिर मैं ही बता दूँ? देखो पहला जो है, पहला है कोठारी समिति, ठीक है। तो कोठारी समिति, तो कोठारी समिति किस चीज़ से संबंधित? ये थे सिविल सेवा प्रधान परीक्षा जो होता है, मुख्य परीक्षा, लिखित और साक्षात्कार। यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे देखो। हालांकि ये बहुत ज़्यादा डीप में चला गया, उतना डीप में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतना ध्यान रखो इनफ है, ठीक है। अभी ये एक क्वेश्चन डीप में गया है, जब भी पूछेगा तो इतना पूछेगा कि भारतीय सिविल सेवा से, यहाँ पे देखोगे कोठारी आयोग जो है भारतीय सिविल सेवा शिक्षा आयोग से संबंधित है। और एक पॉइंट ये भी नोट करोगे तो कर लिख लेना, सिविल सेवा का प्रधान परीक्षा जो होता है, ठीक है, उससे भी संबंधित। अब देखोगे ये क्या बोल रहा है, सतीश चंद्र समिति। अब सतीश चंद्र समिति किससे संबंधित है? इंजीनियरिंग और ये देखोगे इससे संबंधित है। इंजीनियरिंग और ये चिकित्सा की विभिन्न शिक्षा संबंधित शामिल करने से संबंधित है। ये सिविल सेवा प्रणाली से संबंधित के लिए बनाया गया था। अभी फिर से बोल रहा हूँ, इतना ज़्यादा डीप में जाके ये पुराने आयोग को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, ठीक है। कोई नीड नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, इतना ही इनफ है। आपको दिखाएंगे बहुत सारा क्वेश्चन, बस इतना नॉलेज अगर आपको रहेगा ना, इतना नॉलेज जितना यहाँ पे बोर्ड पे लिखाए हुआ है, इसी से काम चल जाएगा। ये इक्का दुक्का क्वेश्चन आ गया है इतना ज़्यादा डीप में, तो आप हर रिपोर्ट को ना इतना डीप में पढ़ने के लिए मत बैठ जाना। इतना जो बता रखे हैं ये सफिशियंट है, ठीक। अगर इससे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा तो फिर बताना आप। हालांकि ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो इतने डीप जाके पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है पीसी होता समिति। अब बोल रहा है ये किससे संबंधित है? पीसी होता समिति जो है, यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, पीसी होता समिति